सुनो, एक प्रश्न आया था पीछे, आई वॉन्ट टू एड्रेस दैट। मेरे अपने हैं, नज़दीक के हैं, बहुत प्यारे हैं, पंकज, अहमदनगर से। तो उन्होंने पूछा, पता नहीं ये सही प्लेटफॉर्म है या नहीं, फिर भी पूछ रहा हूँ। कई दिनों से कोई गिल्ट मन में है, दिन में एक बार तो वो जरूर गहराता है। कोई चीज़ मुझे नीचे खींच रही है, ऐसा लगता है। इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? क्या यह स्वीकार भाव की कमी है? तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये जो गिल्ट है तुम्हारा, वो किस चीज़ का गिल्ट है? तो आई हैड अ लिटिल इंटरेक्शन अबाउट दैट। ये वास्तव में गिल्ट है या कुछ और है जो आप फील कर रहे हो? तो पंकज ने कहा कि गिल्ट जैसा ही फील होता है, और उसके पीछे जो ख्याल है वो यह है कि कुछ है जो मैं करना चाहता था और मैं कर नहीं पाया। यह व्यथा सिर्फ पंकज की नहीं है, हर उस व्यक्ति की व्यथा है जो थोड़ा भी होश में जीने लगता है, जो मूर्ख है, जो डफर है, जो मोटी चमड़ी है, होश है ही नहीं, सिर्फ सपने हैं। उसे यह व्यथा, यह पीड़ा कभी नहीं सताती। उसे कभी यह ख्याल में नहीं आता कि कुछ होने को था, कुछ मेरे माध्यम से होने को था, कुछ करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया था और वह अधूरा है। पंकज पूछ रहे हैं इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, और मैं नहीं मानता कि पंकज जो है वो कोई छोटे मोटे सपनों की बात कर रहे हैं कि यह मिले, वह मिले, यह हासिल हो, वह हासिल हो, बड़ा घर, बड़ा मकान, बड़ा दुकान, बड़ी गाड़ी। साधक है तो साधक की व्यथा गाड़ी और मकान की नहीं होती, साधक की व्यथा गहरी है। सुनो, एक कहानी आपसे कहता हूँ। ओशो ने कही है कहानी कि एक राजा था, फकीर से मिलने के इच्छुक था। तो फकीर को मिलने के लिए वो अपने घर से निकलता है। पहले से खबर करना भूल गया, फकीर है, उसको पहले से क्या खबर करना। तो जाऊंगा उसकी झोंपड़ी पर, तो फकीर तो वहीं होगा, वहीं मिल लूंगा। नहीं होगा, कहीं आसपास गया होगा, थोड़ी देर इंतज़ार कर लूंगा, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लूंगा। तो राजा फकीर की झोंपड़ी पे पहुंचता है, तो फकीर की पत्नी घर पे है, फकीर नहीं। फकीर की पत्नी राजा से कहती है कि माफ़ कीजिए, वो तो कहीं बाहर गए हैं और आने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, तो आप प्रतीक्षा करें, या आप कहें तो मैं उनको भी कहूँगी कि आपसे आकर मिल लें। तो राजा ने कहा कि नहीं, ठीक है, आई विल वेट हियर, नो इश्यूज। तो फकीर की जो पत्नी है, उसने जैसा उसके पास आसन था, टूटी फूटी चारपाई, वो जरा कपड़े से झाड़ी और कहा कि आप बैठें, हो सकता है उन्हें थोड़ा वक्त लग जाए। तो राजा ने कहा कि नहीं, आम ओके, और वो वहीं पे टहल रहे हैं। तो कुछ समय बीता, तो पत्नी ने फिर से आग्रह किया कि आप बैठ जाएं, आप खड़े खड़े थक जाएंगे, तो हो सकता है उन्हें वक्त लग जाए। लेकिन फिर भी राजा नहीं बैठा तो नहीं बैठा, और कुछ देर प्रतीक्षा की। फकीर को लंबा समय हो गया, तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं बाद में आऊँगा, मैं बाद में मिलता हूँ, और राजा लौट गया। फकीर जब घर लौटा, अपनी झोंपड़ी में लौटा, तो पत्नी ने सारा किस्सा बताया। तो फकीर हंसा। पत्नी ने पूछा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये राजा थोड़ा सा तो अजीब लगा मुझे। फकीर ने कहा क्या अजीब लगा? बोले अजीब ये लगा कि मैंने उससे इतनी बार कहा कि तुम बैठ जाओ, और वो बैठा नहीं, बस टहलते रहा, कितना समय, और निश्चित रूप से थक गया, तो अपने ही रथ में बैठकर वापस लौट गया। तो फकीर ने कहा तुम्हें पता नहीं, वो राजा है। राजा इस साधारण आसन पर नहीं बैठ सकता। राजा को बैठने के लिए
राजा का ही आसन चाहिए तभी वो बैठेगा। ठीक ही किया उसने, वो चलता रहा इधर से उधर और फिर लौट गया। तो कुछ शिष्य भी मौजूद थे उस फकीर के पास। तो फकीर ने उन शिष्यों की तरफ अपना मुंह किया, उनकी तरफ मुड़ा और उनसे पूछा, तुम समझे क्या कुछ? तो शिष्य ने बोला, मैं इसमें समझने जैसा क्या है? ना हम राजा हैं, ना हमें राजा से कुछ लेना देना, मिलने आपसे आया था, अब इसमें समझने जैसा क्या है? हाँ, हो सकता है बड़ा अहंकारी हो, छोटे मोटे आसन पे बैठने को तैयार नहीं। फकीर ने कहा, नहीं, असली बात समझने जैसी इतनी है, राजा को राजा के लायक आसन मिलेगा तभी वो बैठेगा, और ये राजा और कोई नहीं, तुम्हारा मन है, हमारा मन है। इस मन को बैठने के लिए सही आसन जब मिलेगा तभी यह शांत होकर बैठेगा, अन्यथा ये भी बस टहलता रहेगा। राजा टहल रहा था, मन भटकता रहेगा। इतना सा भेद है। तो राजा का आसन कैसा है उसकी तो हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन मन का आसन कौन सा है ये महत्वपूर्ण है, ये सीखने और समझने जैसा है। ओशो कहते हैं मन का आसन है परमात्मा, मन का आसन है सत्य, मन का आसन है परम पद, परम धन। जब तक वह ही नहीं मिल जाए तब तक यह मन शांत होकर नहीं बैठ सकता। तो इच्छाएं जो है कितनी ही पूर्ण हो जाए, जो भी सपने हैं सारे साकार हो जाए, तब भी मन को सुकून नहीं, तब भी मन शांत होकर नहीं बैठना, तब भी मन व्याकुल ही रहेगा। और यह व्याकुलता पंकज को एक गिल्ट की तरह फील हो रही है। कहीं अपने भीतर यह ख्याल आ रहा है कि कुछ होने को था, जीवन निरंतर बीतता चला जा रहा है और वह नहीं हुआ। यह जो पीड़ा है, यह जो कष्ट है, यह जो दुख है, याद रखना ये बहुत प्यारा है, उसके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमें ख्याल में आए ये करीब करीब ऐसा दुख है जो कभी बीज को अनुभव में आ सके कि पेड़ होने के लिए मैं पैदा हुआ था और बीज ही रह गया, फूल फल बांटने के लिए मैं पैदा हुआ था लेकिन बीज ही रह गया। तो सौभाग्य है उनका जिन्हें इस तरह की पीड़ा, इस तरह की व्याकुलता, इस तरह की कमी अपने भीतर खलती है कि कुछ अधूरा है। इसलिए मैं कहता हूं कि डिप्रेशन और साधक की प्यास ये दोनों बड़े नजदीक की घटनाएं हैं। सब कुछ है, उसमें रस नहीं, भीतर लगने लगती है एक नीरसता, भीतर महसूस होता है एक खालीपन, भीतर महसूस होता है कि कुछ अधूरा रह गया। क्या करूं, क्या हासिल करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं कि भीतर ये जो अधूरापन है वह समाप्त हो सके। तो मैं अलग अलग स्वप्न, अलग अलग चाहत की आपसे बात कर रहा था। एक चाहत, एक स्वप्न संसार के, अगर मुख्यतः दो ढंग से कहें, फिर एक चाहत, एक तड़प, एक प्यास सत्य की, परमात्मा की। एक को कहा आकांक्षा और दूसरे को कहा मुमुक्षा। एक आकांक्षा है यह मिले वह मिले, और एक मुमुक्षा है मुक्ति की आकांक्षा।
जो होने के लिए हम पैदा हुए थे वह पूर्ण हो सके, उसकी चाह। और जब तक हम परमात्मा में ही स्थित नहीं हो जाते तब तक यह अधूरापन बना ही रहेगा, सदा हमें सताता ही रहेगा। फिर उसे गिल्ट कहो, कुछ भी कहो, गिल्ट के कारण है ओशो मिले, ध्यान का मार्ग मिला, फिर धक्का देने के लिए माँ बाबा भी मिले, पर्सनल गाइडेंस की भी संभावना मिली, सब तरह के द्वार खुले। लेकिन फिर भी अगर वो इंटेंसिटी नहीं है, अगर वो गहरा प्यास नहीं है, गहरा प्रयास नहीं है, तो लगेगा कि वक्त बीतता जा रहा है और बात अभी बनी नहीं है। ऑनेस्टी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। पंकज, तुमसे मैं कहूँगा कि ये बहुत बहुत ईमानदारी के लक्षण है जब हम महसूस करें कि बात बन नहीं रही। वरना अनेक शिष्य हैं, अनेक गुरुओं के, ओशो के भी, जो सिर्फ इस भ्रम में जी रहे हैं कि किताबें पढ़ ली, सुन लिया, 4 ध्यान कर लिए, विधियां कर ली, 5 शिविर कर लिए और बात बन गई। दे बिकम द अथॉरिटी। What is right, what is wrong, what is according to Osho, what is not according to Osho. वो दूसरों पे जजमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं। सौभाग्य है ये महसूस होना कि बात अभी बनी नहीं, क्योंकि यह दृष्टि ही बात बनने में सहायक होगी। तभी खोज जारी रहेगी, तभी प्यास गहराएगी, तभी प्रयास गहराएगा। और जितनी प्यास उतना प्रयास, और फिर कभी कृपा के, आशीष के द्वार खुले और बात बन जाए। ध्यान में सततता तभी संभव है अगर हमें यह याद हो। प्रयास से और कोई अर्थ नहीं, सिर्फ इतना अर्थ है कि ध्यान प्रयोग, ध्यान उपाय, ओशो द्वारा दिए गए उपाय, हर दिन मैं उनके लिए समय निकालूं। ओशो कहते हैं कि 24 घंटे में से 1 घंटा ध्यान के लिए है। और यहाँ पे बात समाप्त नहीं होती। फिर ओशो कहते हैं धीरे धीरे यह 1 घंटा तुम्हारे बाकी 23 घंटों पर हावी होने लगे, फैलने लगे। ध्यान विधि, ध्यान उपाय के लिए ओशो 1 घंटा कह रहे हैं, लेकिन ध्यानमयता, ध्यानस्थता, यह बाकी के 23 घंटों में भी फैलने लगे। 1 घंटा ध्यान, हाथ झाड़ा, बात खत्म हो गई, नाउ आई एम फ्री। नो, वो ध्यान की विधि, ध्यान का उपाय तो सिर्फ इसलिए था कि भीतर कुछ ट्रिगर हो जाए, कि भीतर कुछ गियर बदल जाए, एक अवस्था बनने लगे, और फिर उस अवस्था को हमें बाकी 23 घंटों पर धीरे 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 फैलाते चले जाना है।